हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और जब आप सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, है ना, तो मैंने कहा था यार कि बताओ आप इसमें कितने पेयर बनेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो मैंने आपको निकालने का फॉर्मूला बताया था कि आप n/2 कर लें और किसी भी एक मास की, किसी भी एक चार्ज की आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, उससे आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे, है ना, आसानी से। लेकिन अगर कोई पूछ ले किसी क्वेश्चन में कि बताओ जी इस जगह पर कितने पेयर बनेंगे, जैसे हेक्सागोनल के हर कॉर्नर पर मास m रख दे, या फिर यूँ कह दूँ कि एक क्यूब है, उसके हर कॉर्नर पर चार्ज q रख दिया जाए, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं इसमें कितने पेयर बनेंगे। जैसे इस क्यूब में टोटल कितने पेयर बन सकते हैं, कितने जोड़े बनेंगे, आप कितने जोड़े बना सकते हो इस क्यूब में, ये मेरा क्वेश्चन था आपसे। यहां ये 8 कॉर्नर्स हैं क्यूब में और हर कॉर्नर पर मैंने चार्ज q, या हर कॉर्नर पर मास m, मतलब मैंने रख दिए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां कितने जोड़े बनेंगे और यहां कितने जोड़े बनेंगे, तो आप कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो आपको मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूं, उससे आप फटाफट कर लेंगे। कितने पेयर्स बनेंगे उसका फॉर्मूला होता है n-1/2। इससे कर लो आप। n नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ मास है। जैसे यहां 8 चार्ज थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8-1/2 मतलब 4 × 7, 28 पेयर्स बनेंगे किसमें, क्यूब में। यहां कितने बनेंगे, फॉर्मूला बताया आपको n-1/2। कितने मास थे, 6, 6-1/2 मतलब 15। यहां बनेंगे कितने पेयर्स, अब 15 पेयर्स बनेंगे, ठीक है ना। कैसे बने, ये आपका 3, ये आपका 3 × 5, ये 15। तो पेयर्स कितने बनेंगे ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर जो हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, वो बात कर रहे थे इक्वल पोटेंशियल सरफेस, यूनिपोटेंशियल सरफेस की। एक सिंगल चार्ज था, पॉइंट चार्ज था, उसकी यूनिपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगी और ऐसे होगी, ठीक है। इसमें आप अगर देखोगे तो ये आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, ये वाली ऐसे, ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से होंगी, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि चार्ज जो है वो लीनियर चार्ज है, तो यूनिपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी, वो आपकी बनेगी सिलिंड्रिकल। और अगर मैं आपको कह दूं कि चार्ज जो है वो एक शीट पर है इस तरह से, और अब आपसे पूछूं कि यूनिपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, तो आप कहेंगे ऐसा आपकी प्लेन होगी। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन आपको ये दे दूं और आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि E इक्वल्स होता है dV/dr, ठीक है। माइनस का dV/dr, आर क्या होता है, मैं उन सबको यूज नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि dV/dr। अब अगर आपको दे दिया जाए एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज और ये एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी होंगी, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे साहब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को, तो आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको कह दूं कि आप यहां पर यूनिपोटेंशियल सरफेस बनाइए इस कंडीशन में, तो अब आप कैसे बनाएंगे, आपको ये नजर में होना चाहिए E = dV/dr।
और आपको पता होना चाहिए दोनों चार्जेस के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग होगा कंपेयरली इस इलाके के और इस इलाके के। यानी आपको यूनिपोटेंशियल सरफेस बनानी है और इसका भी ध्यान रखना है dV/dr का, और ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ जो यूनिपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो कैसे बनेगी वो सोचें आप। सोचना ऐसे क्यों बनेगी, कुछ दिख रहा है? यहां मैंने पास बनाई, यहां दूर कर दिया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल है, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो आप बना रहे हो वो बनाते वक्त आप इस चीज का स्पेशली ख्याल रखोगे। यहां ये सेम ऐसा कैसा इधर, बट चार्ज माइनस के उधर जाओगे तो आप यूनिपोटेंशियल सरफेस जो होगी वो आपकी डिस्टेंस पर आ जाएगी, ताकि आपका ये बता पाओ कि डिस्टेंस ज़्यादा है। डीवी तो सेम है, मान लो यहाँ 10 है या 20 है तो डीवी तो सेम है क्योंकि ये यूनिपोटेंशियल सरफेस बना रहे हो आप, बट डी आर ज़्यादा होकर यहाँ ई को क्या कर देगा, कमज़ोर कर देगा। मतलब आपको ये चीज़ आनी चाहिए। कैसे बनेगी ये सरफेस? ऐसे बनेगी, इसको थोड़ा सा पास मिलेंगे यहाँ से। अगर एक चार्ज प्लस हो और ये भी चार्ज आपका प्लस हो, अब आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे बनेगी? तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो आपकी कुछ यो बनेगी, यो, पता है ना, जैसे अपन ने बताया था जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब बता रहे थे, ये एक दूसरे को धक्का देंगी दोनों, ऐसे हाथों के पंजे से बताया था ना मैंने आपको, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपको यहां पर भी ध्यान रखना है। ये अब आपका इस वाले इलाके में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पावरफुल होगा, मतलब और यूनिपोटेंशियल सरफेस बनानी है आपको। तो यूनिपोटेंशियल सरफेस बनानी है और इस बात का ध्यान रखना है कि जहां यूनिपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के पास पास में होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मजबूत होगा, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। तो अब आप यहां जो खींचोगे, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो बनाओगे वो कैसी बनाओगे? तो यहाँ आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ ऐसे बनेगी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है भैया इस जगह, तो आपकी ये जो लाइंस हैं वो ऐसे बनेगी। यहाँ से ये गई, अगली ये यहाँ से तो यूँ आ रही है बट ये इस जगह क्लोज हो रही है, यहाँ से दूर जा रही है बट यहाँ क्लोज हो रही है, ये। और ऐसा ही अगर आप यहाँ बनाओगे इस जगह, तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दूर है बट यहाँ पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल होगी वो यहाँ पर दूर होगी, वहाँ क्लोजली होगी यूनिपोटेंशियल आपका, यहाँ दूर होगी, वहाँ जाके पास होगी, कुछ इस तरह से। और कुछ एक तो यूनिपोटेंशियल सरफेस बिल्कुल ऐसे जाएगी यहाँ, ये, और इसी जगह पर अगर आप देखोगे तो दोनों की वजह से पोटेंशियल सेम हो चुका है, तो ये इस तरह से आपको बनता हुआ दिखाई देगा 8। इसके आसपास और भी बनाओगे तो वो आपको ये यूनिपोटेंशियल सरफेस ऐसी नज़र आएंगे, ये इस तरह से। तो ये और ये खास है, बोर्ड के हिसाब से तो विशेष बनता है, कंपटीशन के हिसाब से तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए E=dV/dr का हम लोग यूज़ करते हैं इस काम में। देखो जी, एक दो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिनको अपन डिस्कस करते हैं, और E=dV/dr का ही अपन यूज़ कर रहे हैं। और मैं कुछ यूनिपोटेंशियल सरफेस आपके सामने बना के दे रहा हूं आपको। सपोज एक यूनिपोटेंशियल सरफेस ये है, ये डिस्टेंस 10 मीटर है। एक और यूनिपोटेंशियल सरफेस यहां बनाई गई है, ये डिस्टेंस टोटल 20 मीटर हो चुकी है यहां से। एक और है 30 मीटर पे, ये भी यूनिपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। टोटल यहां से जो इसकी डिस्टेंस है वो 30 मीटर मानी गई है, ये इस तरह से। और बना देते हैं एक और, ये डिस्टेंस इसकी 40 मीटर ली गई है। अच्छा, इसका जो पोटेंशियल है इस सरफेस का पूरी का, वो पोटेंशियल है 40, इसका है 80, इसका है 120 और इसका है 160, ये मान लिया जाए। और ये यूनिपोटेंशियल सरफेस है,
अब आपको यहां पर क्या दिया गया है, यहां मैं आपसे क्या चाहता हूं, यहां एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को सोचने के लिए कि आप मुझे ये बताएं कि इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, पहली बात। दूसरी बात मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है आप लोगों के लिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और अगर ये एंगल दे दूं यूनिपोटेंशियल सरफेस का यहां से कि एंगल आपका चलो 60 डिग्री देते हैं, ये एंगल 60 डिग्री है, ये सारे एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि साहब आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताएं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ साथ में आप मुझे ये भी बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा। ये दो काम आपके लिए हैं, 30 सेकंड आपके लिए हैं। अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग ठीक है थोड़ा चेंज कर देंगे, और मैं आपको कहूंगा कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान रहे हो आप लोग, इसको आप मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में ले जाएं, इसको आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ले जाएं, और मैं आपको कहता हूं कि ये दोनों एक ये जो सरफेसेस बनी हुई है यूनी मैग्नेटिक पोटेंशियल है, ये यूनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो आप मुझे बताएं कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्वेश्चन समझा इलेक्ट्रिक फील्ड के रहा हूं, लेकिन आपके ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी एज इट इज लागू होगा, और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी ये सेम कंडीशन में एप्लीकेबल है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी नहीं हो सकती है आप लोगों के लिए सुनने में, है ना, जनरली हम लोग सुनते नहीं है कि मैग्नेटिक पोटेंशियल, भाई जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है, जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो सकता है, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल में तुझे कौन रोकेगा। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल भी आप माने आप, ठीक है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें, और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आजकल जेईई में जनरली पूछे जाते हैं। तो अब आप इसमें करेंगे, तो मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप अपने पेन कॉपी उठाइए और इसको चालू कीजिए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक बहुत प्यारी चीज़ है। आपसे मैंने दो चीज़ें पूछी थी। क्या पूछा था कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और दूसरा मैंने पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन को निपटा देते हैं कि डायरेक्शन क्या रहने वाली है। आपको एक चीज़ नॉलेज में होनी चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा जो आपकी यूनिपोटेंशियल सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ अगर मैं इस तरह से बताऊँ, एक सरफेस बता देता हूँ, ये वाली सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस यूनिपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर तो ये भी डायरेक्शन हो सकती है, ये भी हो सकती है, यानी डायरेक्शन ए और बी में से कौन सी होगी, पहले हम इसको निपटा देते हैं। अब आप जब यहां आप देखते हो इसके अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसकी सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, वो ये होगा, ये तो बात खत्म हो गई हमारी। यही क्यों होगा, आप यहां से आ रहे हैं, आप देखते हैं कि यहां पोटेंशियल 40 है, यहां 80 हो गया, या 120 हो गया, यहां ही हो गया। ये कब होता है, जब आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चलें। अगर इसकी डायरेक्शन ये होती तब तो आपका पोटेंशियल यहां डिक्रीज होना चाहिए था, ये तो बढ़ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डेफिनेटली ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली। यानी इन दोनों डायरेक्शन में से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये क्यों गई, ये आपने सोच लिया। अब एक और बात होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, उसका फॉर्मूला dV/dr रखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि सारी की सारी जो चार इक्वल पोटेंशियल सरफेस आपके सामने रखी हुई है, सबके बीच में जो dV है वो तो 40 का है, यानी ये तो हो गया हमारा 40। बट ये जो dr होता है, ये dr क्या होता है, ये dr ये नहीं है दोस्त, dr ये नहीं है आपका। dr होता है दोनों या जो भी इक्वल पोटेंशियल सरफेस दे रखी है उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपका 10 डिस्टेंस आ गई, क्योंकि यहां तक की 10 डिस्टेंस है, यहां की 20 है, तो ये डिस्टेंस आपकी 10 हो गई। अब 10 के दो कंपोनेंट हो गए, ये वाला हो गया 10 cos 60, ये वाला हो गया 10 sin 60। तो आपकी दोनों जो सरफेसेस है उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई वो हुई दोस्त 10 sin 60, यानी आपका आंसर आएगा E ये हुआ 10 sin 60, और E ये हुआ आपका 40/10 sin of 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2, ये आपका 2 ऊपर गया। मतलब यहाँ से आपने इसको काटा, ये 4, यानी आपका आंसर आएगा 8/√3 वोल्ट पर मीटर। ये आपका आंसर हुआ। डायरेक्शन आपको मैंने बता दी है, डायरेक्शन कैसे होगी। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए। और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो dV/dr में जो dr होता है वो dr क्या बला है, तो वो जो dr होता है वो dr होता है दोनों सरफेसेस के बीच में
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका स्पेशली ख्याल रखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। मैं सोचता हूँ ये क्वेश्चन पहले कभी आया हुआ भी है ना, बट आज अगर ये क्वेश्चन बनता है, अगर इसको आज की तारीख में यानी 2020 के अंदर इसको देना हुआ तो कैसे देगा, मतलब उसको कैसे चेंज करेगा? तो चेंज ऐसे करेगा, वो पता क्या देगा आपको कि ये जो आपकी सर्फेसेस जो बनाई गई हैं ये वाली, ये यूनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बजाय वो बोलेगा यूनी मैग्नेटिक पोटेंशियल है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो वैल्यू क्या होगी, वो वहाँ आपसे बात करेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो देखें साहब, एक दो क्वेश्चन और भी हैं हमारे पास। जैसे मैंने अगर तुम्हें वही कह दिया कि एक जगह पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा E इजकल टू 4xi कैप प्लस का 7 ऑफ y j कैप, ये कह दिया आपको कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है। और मैं आपको ये कहता हूं कि एक पॉइंट है x एंड y, उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, जबकि ओरिजिन पर पोटेंशियल जो है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर पोटेंशियल जो है वो 20 वोल्ट मान लिया जाए। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, सिंपल है अपना काम। आपके पास एक ही रिलेशन है कि E इजकल टू आपका होता है माइनस का dv अपॉन ऑफ dr ऑफ r कैप, ये आपका रिलेशन होता है। अब आपसे यहाँ क्या पूछा गया है दोस्त, आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है यहाँ v, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आपका रिलेशन हो जाएगा dv इजकल टू माइनस का E डॉट dr, ये आपका रिलेशन हो गया, ठीक है। यही रिलेशन यूज करते हैं हम लोग। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो dv जो था वो ओरिजिन पे कितना था, 20 वोल्ट बोला मैंने, ओरिजिन पे 20 वोल्ट है, यानी आपका 20 वोल्ट से लेकर अगर आप v वोल्ट तक पहुंचते हैं और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप कैसे जाएंगे, उसको अपन लोग अलग अलग कर देते हैं। तो आपका, या चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए इसको यहीं रोक लो, ये dv। अब ये जो पोटेंशियल था ये तो गया कहाँ से कहाँ तक, 20 से लेकर v वोल्ट तक, ये आपका dv माइनस का। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो 0 से लेके x तक का आपका ये था, आपका कितना था 4x, यानी आपका ये हो जाएगा 4x इंटू डी एक्स माइनस का 0 से लेके y तक का, और ये था अपना 7y ऑफ dy, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और v का ये हो गया आपका 22v इजकल टू माइनस का ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 माइनस का 7 ऑफ y स्क्वायर अपॉन ऑफ 2, यानी आपका ये v माइनस का 20 इजकल टू माइनस का 4 ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 7 ऑफ y स्क्वायर अपॉन ऑफ 2, यानी v इजकल टू हो जाएगा आपका 20 माइनस का 4 ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 7 ऑफ y स्क्वायर अपॉन 2। ये इस तरह से आप इस आंसर को निकालोगे, ठीक है। मतलब इसमें नया क्या था, सिर्फ ये 20 वोल्ट। तो क्वेश्चन वहाँ जो आते हैं वो बेहद आसान आते हैं, है ना, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कोई विशेष चीज़ उसमें नहीं होती है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ करने के लिए। आपने क्या किया साहब, हाँ साहब, ये अपने पास एक राइट एंगल है, उसकी जो लेंथ है वो a है, विड्थ उसकी b है, और उसके एक डायगोनल पर प्लस q और माइनस q चार्ज हमने रख दिए हैं, और जो रेक्टेंगल था वो a b c d मान लिया जाए। अब मैं आपको पता है क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप फाइंड vb माइनस vd, मतलब मैंने आपको कह दिया कि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। अब आपको इस सिर्फ ये क्वेश्चन जो है वो 30 सेकंड में पूरा कर देना है। वैसे आपको इन क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट मिलता है, बट आप इस क्वेश्चन को जो है वो 1 मिनट की बजाय 30 सेकंड में पूरा करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाए, सब करना चालू आप लोग और करके दिखाएं vb माइनस का vd क्या आएगा। तो देखो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जब भी कभी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती थी तो मैंने आपको बताया था कि आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो आप आसपास में जितने भी चार्जेस हैं सबके साथ में पेयर बनाओ उस चार्ज का। अब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कोई अंतर तो होता ही नहीं है दोस्त। पोटेंशियल क्या होता है, वहाँ आप 1 कूलम का चार्ज रख दो यार, यूनिट चार्ज रख दो, उसका जोड़े बनाओ। यानी आपको अगर vb माइनस का vd चाहिए तो पहले vb चाहिए, vb चाहिए मतलब b पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, यानी आपका vb है कितना आखिर। तो यहाँ आप एक यूनिट चार्ज रखो, 1 कूलम का चार्ज रखो, इसके साथ पेयर बनाओ। तो इसके साथ जब आप पेयर बनाओगे तो ये डिस्टेंस आएगी आपके साथ KQ अपॉन ऑफ A, ये पोटेंशियल इसकी वजह से। तो यार इसकी वजह से भी तो निकालो, ये होगा आपका माइनस का KQ अपॉन ऑफ B, ये निकला है आपका पूरा VB। अब आपको निकालना है VD कितना है, VD। तो जब आप VD निकालोगे तो इसकी वजह से आपका हुआ KQ अपॉन ऑफ ये डिस्टेंस है आपकी B माइनस का, इसकी वजह से वहां जो पोटेंशियल निकालोगे वो होगा माइनस का KQ अपॉन ऑफ A।
अब जब आप VB माइनस का VD करोगे, VB माइनस का VD, तो अब आप जब यहां करोगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ KQ अपॉन ऑफ A, ये प्लस हो जाएगा और वो हो जाएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ KQ अपॉन ऑफ B। सिंपल आंसर था, ये आंसर आपका आना चाहिए था। एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए, और ये एग्जांपल क्या कहता है, ये चार्ज Q है और ये चार्ज माइनस का Q है। इन दोनों चार्ज से जो रखे हुए हैं, ये A और B पे रखे हुए हैं, इन दोनों चार्जेस से अगर मैं कहता हूं कि दो पॉइंट है C और D, ये C और D पॉइंट दोनों ही चार्जेस से A डिस्टेंस पर है और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस आप B मान लें। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे निकाल के दें VC माइनस का VD निकालिए। तो सबसे पहले आप VC निकाल लें, VC कितना है, यानी इस पर पोटेंशियल कितना है इसकी वजह से, वो हो गया KQ अपॉन ऑफ A। अब सिर्फ इसकी वजह से नहीं निकालना है, इस वाले चार्ज की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा, वो हो जाएगा माइनस का KQ अपॉन ऑफ A प्लस B। इसी तरह से आप VD निकालोगे, तो जो VD निकालोगे इसकी वजह से D पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, तो D पॉइंट पोटेंशियल हो जाएगा KQ अपॉन प्लस Q की वजह से, वो हो जाएगा आपका A प्लस B माइनस इसकी वजह से कितना होगा KQ अपॉन ऑफ A। अब आपके पास में VC भी आ चुका है, VD भी आ चुका है। आप VC माइनस का VD करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा VC माइनस का VD इज इक्वल टू KQ अपॉन ऑफ A माइनस का KQ अपॉन ऑफ A प्लस B माइनस का KQ अपॉन ऑफ A प्लस का B माइनस का प्लस हो जाएगा KQ अपॉन ऑफ A, साइन बदल जाएगा, यानी आपका आंसर आना चाहिए ट्वाइस ऑफ KQ अपॉन ऑफ A माइनस का ट्वाइस ऑफ KQ अपॉन ऑफ A प्लस B। क्या यही आंसर था? अगर ये है तो शाबाश, ठीक है। हाँ साहब, अब एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, उस बात को आप ध्यान से सुने। पुराने टाइम में ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर हुआ करता था और ये न जाने क्यों काफ़ी बार पूछा जाता था, ठीक है, और क्यों इसको डिस्प्यूट बनाया गया। देखिए साहब, एक रिलेशन होता है आपका E इक्वल टू माइनस का DV अपॉन DR। अब क्या पूछा जाता है, देखो वो ये कहता है कि अगर किसी जगह पे E 0 हो, मान लो मैं E इक्वल टू 0 रख देता हूँ, ये 0, तो माइनस का DV अपॉन DR, यानी DV अपॉन ऑफ DR इज इक्वल टू 0 है, मतलब आपका V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, यही कहते हैं ना आप। तो इसने क्या किया कि यहाँ कह दिया कि अगर किसी जगह पर E इज इक्वल टू 0 हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि V बराबर भी 0 हो। जैसे यहाँ E 0 था, अगर किसी प्लेस में हम कहते हैं कि E इक्वल्स टू 0 हो तो वो कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ V बराबर भी 0 हो, मतलब E इक्वल टू 0 मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि V इक्वल टू 0 हो, जो ऐसा इस केस में हुआ। बट वो ये कहते हैं कि अगर किसी जगह पर V 0 है, V इक्वल टू 0 है मान लो, तो मैं अगर इस रिलेशन रखता हूँ कि V इक्वल टू 0 रख दिया मैंने, तो E इज इक्वल टू माइनस का D अपॉन ऑफ DR ऑफ 0, यानी वो E इक्वल टू 0 होगा। मतलब वो ये कहते हैं कि किसी जगह पर V इक्वल टू 0 है तो E को 0 होना पड़ेगा, मतलब उन्होंने ये रूल बना दिया कि V इक्वल टू 0 है तो E को 0 होना ही पड़ेगा। हम इसको चेक करते हैं कि ये बात सही भी है या नहीं है, या इस जो आपका ये जो डिस्प्यूट हो रहा है, ये जो विवाद हो रहा है, इसको सही होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखते हैं साहब क्या होता है इस केस में, और हम एक बात पर विचार करते हैं। देखिएगा, यानी इनका दावा यह है कि अगर किसी जगह पर E 0 हो तो कोई आवश्यक नहीं है कि V 0 हो, लेकिन ये कहते हैं कि अगर V अगर कहीं 0 है तो ये जरूरी है कि वहां E 0 होना चाहिए। आइए देखते हैं, ये मेरे पास में एक प्लस Q चार्ज है और यहां पर भी एक प्लस Q चार्ज है, इनके ठीक मिड में R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, ठीक है। मैं देखता हूं इस पॉइंट P पर क्या है, तो यहां अगर मैं पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ये इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है, और यहां E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी बात तो ठीक आ रही है। अब अगली बात क्या आ रही है साहब, अगर मैं यहां पोटेंशियल निकालता हूं तो E इक्वल 0 होता है, तो वो कह रहा था कि V इक्वल टू 0 होना कोई जरूरी नहीं है, तो यहां KQ अपॉन ऑफ R और यहां पे भी KQ अपॉन ऑफ R, यानी पोटेंशियल हो गया ट्वाइस ऑफ KQ अपॉन ऑफ R। यही तो कह रहा था कि अगर E 0 हो तो कोई जरूरी नहीं है कि V बराबर 0 हो, ठीक है, तो बात आ गई। लेकिन अब देखते हैं यहां पर अगर ये चार्ज प्लस Q होता और यहां चार्ज माइनस Q होता और मैं यहां पर मिड पॉइंट पर R डिस्टेंस पर अगर आपसे बात करता, इस कंडीशन में मैं यहां बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्त यहां पर E इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ KQ अपॉन ऑफ R स्क्वायर ऑफ R कैप। कैसे होगा आपको पता है, ये इसको रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
बट अगर इस जगह पे पोटेंशियल निकालूं तो इसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन ऑफ आर, उसकी वजह से हो जाएगा माइनस का के क्यू अपॉन ऑफ आर इजल टू जीरो, यानी वी इजल टू जीरो है। भाई आपने तो इस रिलेशन के दम पे दावा किया था कि ई इजल टू डी वी अपॉन डी आर के जो इस रिलेशन को आपने यूज किया था, आपने तो कहा था किसी जगह अगर वी जीरो हो तो उस जगह ई को जीरो होना पड़ेगा, बट यहाँ तो हुआ ही नहीं। चलो एक बात और करते हैं, ये जो मेरा डाइपोल था, वैसे डाइपोल ही बना एक तरह से, ये माइनस का क्यू चार्ज था, यहाँ हमारा प्लस का क्यू चार्ज था, हम इसके जब बाइसेक्टर पे जाते थे तो यहाँ से एंगल हम 90 बना देते थे, और इस जगह अगर मैं आपसे पूछता था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये बताते थे, और ई इजगल टू आप बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो के पी अपॉन ऑफ आर क्यूब होगा। डायरेक्शन जो बात करते थे तो आप माइनस का पी कैप लगा देते थे, यही तो बात करते थे। बट अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था वी इजगल टू के पी कॉस ऑफ थीटा अपॉन ऑफ आर स्क्वायर, यही तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है जनरली। और अगर आप यहाँ इस जगह देखेंगे तो एंगल 90 डिग्री है, तो आपका पोटेंशियल वी इजगल टू जीरो हो गया। मतलब ये तो बात हमने जो बात बोली थी E इजकल टू माइनस का डी वी अपॉन ऑफ डी आर को यूज करते हुए हमने ये बोला था कि अगर किसी जगह पर V जीरो है तो वहाँ E को जीरो होना पड़ेगा, हम ये बात बोल रहे थे। बट यहाँ हमारे जो चीज़ें हमें सामने मिल रही है, जो हमें चीज़ें सामने आ रही हैं हमारे, वो चीज़ें उसको सपोर्ट नहीं करती है। तो आपका ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी जगह पर E इजकल टू जीरो हो तो वहाँ V क्या होगा, और जब कहीं पर अगर V जीरो हो तो वहाँ E का क्या होगा। मतलब कहने का ये है मेरा कि आप इस रिलेशन से ये नहीं जांच सकते हैं कि किसी जगह पर E जीरो है तो वहाँ V का जीरो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किसी जगह पे V जीरो है तो आप ये नहीं जान सकते हैं इस रिलेशन के जरिए कि वहाँ E भी जीरो होगा। ठीक है, दोनों ही जगह मैं बातें सुधार देता हूँ। अगर किसी जगह पर, किसी इलाके में, किसी रीजन में अगर E इजल जीरो है तो कोई आवश्यक नहीं है कि वहाँ V जीरो हो, और किसी जगह पर अगर V जीरो हो तो भी कोई आवश्यक नहीं है कि वहाँ E बराबर जीरो हो। मतलब इस बात का उठना यहाँ लाजमी नहीं था, ये बात यहाँ उठाई ही गलत गई है, ये बात नहीं उठानी चाहिए, ऐसी कोई बात बननी नहीं चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि इस टॉपिक पर पहले पुराने टाइम के अंदर, आज की मैं बात करूं 15-20 सालों पहले, तो 15-1 साल पहले की अगर बात किया जाए तो इस टॉपिक पर हमारे टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे इस टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि साहब ये, और हम लोग भी इस तरह की बातें कहा करते थे कि अगर किसी जगह पर E जीरो हो तो कोई आवश्यक नहीं है कि V जीरो हो, बट हम लोग बोला करते थे कि किसी जगह पर V बराबर जीरो हो तो वह जरूरी है कि E बराबर जीरो होगा, जबकि ऐसा दोनों ही जगह नहीं होता है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। आप देखेंगे डाइपोल के बाइसेक्टर पर आपका E जीरो नहीं है बट वहां V जीरो है, तो अगर इस रिलेशन को यूज करते हैं तो आपकी बात क्या निकलती है और अब बात क्या सामने आ रही है। क्लियर हो रही है आपको मेरी बात? तो ये था साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में कुछ रिलेशंस, कुछ काम। ठीक है, अब हमारा यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट 1 हमारा पूरी तरह से खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट 2 जिसे कहते हैं हम लोग फ्लक्स वाला पार्ट या गाउस लॉ वाला पार्ट, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूट चार्जेस की वजह से हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। निकालना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, बात हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक हम लोग देखेंगे अब अगले कुछ वीडियोस में, वहाँ तब तक के लिए आप इनको सॉलिड कीजिएगा। और ये बहुत अच्छे टॉपिक्स कहलाते हैं आपके पोटेंशियल के। मैंने कल भी आपको कहा था कि जितने भी आप पोटेंशियल देखोगे, आपका कोई बुक सॉल्व करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है वहाँ अगर 400 क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो 150 अराउंड क्वेश्चन आपको पोटेंशियल में मिलेंगे। यानी 400 में से 150 क्वेश्चन केवल सीधे सीधे आपको पोटेंशियल में मिलेंगे। यानी पोटेंशियल का टॉपिक आपके लिए बेहद खास है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जनरली मैंने आपको बताया था कि आपका कैसा क्वेश्चन आता है जो नीट में आ रहा है या जेई में आ रहा है। पिछले कुछ समय से हम लोग इसको पहले ही कर चुके हैं और टॉपिक हमारा जो था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल पे काम कर चुके थे कि अगर V इजकल टू देर का है आपको एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई जेड प्लस का वाई स्क्वायर जेड प्लस का 3xy, ये दे दिया था मैंने आपको। और मैंने आपसे पूछा था कि E कितना होगा, तो जानते हो ना E इजकल टू माइनस का ग्रेड ऑफ V से हम लोग इस रिलेशन को निकालते थे। और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी हॉट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो पोटेंशियल का टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद खास होने वाला है, इसको आप सॉलिड कीजिएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे अगले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप इसको तैयार कीजिएगा, सॉलिड कीजिएगा। थैंक यू।